जय हिंद दोस्तों, मूडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर सी टेट एम पी टेट मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लेके चल रहे हैं जो 2011 से 2024 के बीच में प्रश्न आए हुए हैं। इसके पहले हमने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की 18 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो कृपया आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से सारे वीडियो कवर कीजिए। तो हम यहाँ नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 0.007 बटे पी इक्वल टू 0.01 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पर पी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस पी को यहाँ ले जाएंगे और इस 0.1 को कहाँ पे लाएंगे, इस पी की जगह में लाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन 0.007 बटे क्या लिख देंगे 0.01 इक्वल टू पी। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज सॉल्व कर लीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा 0.007 बटे 0.01 इक्वल टू पी। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ये। तो यहाँ दशमलव के कितनी संख्या है, 3 संख्या है। तो क्या हो जाएगा ये 7 बटे 1000 हो जाएगा। और ये बटे में है तो गुण, चूँकि बटे में तो ये नीचे आ जाएगा और 1 बटे कितना हो जाएगा ये 100। तो यहाँ ये 100 कैंसिल हो गया तो कितना हो चाहिए 7 बटे 10। पी की वैल्यू कितनी होती है 7 बटे 10। 7 बटे 10 का मतलब क्या होता है 0.7। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा 0.7। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें क्या करना है कि आपको संख्याएं दी हुई हैं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो इसमें क्या सभी का वैल्यू निकालना है कि 1 किलोमीटर और कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसमें कौन सा सही है। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि 1 किलोमीटर और 1000 मीटर। ठीक है, ये सही है। 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर कितना होता है 10 मिलीमीटर। और 1 किलोमीटर क्या होता है 1000 मीटर। तो क्या है यहाँ पे 1 किलोमीटर 100 मीटर, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 1 किलोमीटर और 1000 मीटर, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 100 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपके यहाँ पे क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर और कितना होता है 10 मिलीमीटर। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर मैंने आपको क्या बताया था 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। चौथा क्या बोलता है 1 किलोमीटर और 1000 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो गया, क्योंकि 1 किलोमीटर इसकी सही यूनिट दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पैटर्न का अवलोकन कीजिए और खाली स्थानों में भरने के लिए दिए गए विकल्पों में उपयुक्त संख्या को चुनिए। यहाँ पे क्या दिया है, एक पैटर्न दिया हुआ है जिसको आपको देखना है कि नेक्स्ट संख्या में क्या आएगा। देखिए पहला पैटर्न क्या बोलता है 1 + 2 + 3 + 4 = 10। ठीक है, 4 3 7 2 9 10 ये ऐड किया हुआ। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है 14 कैसे आया 5 4 9 10 11 12 13 14, इसको ऐड करिए तो 14 आ गया। इसमें आपको 2 जगह ऐड करना है। ठीक है, तो आप इसको किससे सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू रख के। ठीक है, और ये चौथा ऑप्शन क्या दिया है 6 4 10 10 7 17 5 22। तो क्या कितना बढ़ा 10 बढ़ा, फिर 14 बढ़ा, कितना बढ़ा 4 एक्स्ट्रा बढ़ा, फिर 14 और 22 के बीच कितने का अंतर है 8 का अंतर है। तो मतलब बीच में भी कोई क्या होगा 4 होगा, 14 4 18 होगा, मतलब क्या होगा बीच में 18 होगा। ठीक है, तो 18 यहाँ पे हम क्या लिख दिए पहले 18 लिख दिए। ठीक है, इक्वल टू 4 3 7 और ऐसा क्या जोड़ें कि 18 आ जाए। 4 3 7 7 6 13 और 13 5 18। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 18 लिखेंगे। ठीक है, तो आपको 5 और 18 ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तालिका
विभिन्न वर्षों में एक राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या को दिखाती है। ठीक है, क्या वर्ष इतने में कितने बाघों की संख्या इतनी है। ठीक है, तो कथन क्या बोलता है, पहले कथन क्या बोलता है, बाघों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ी है। प्रत्येक वर्ष बढ़ी क्या, देखिए 2014 में कितनी थी, 73 थी, 173, फिर 15 में 56, बढ़ी क्या, नहीं बढ़ी, गलत। पहला ऑप्शन क्या हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या बोलता है ऑप्शन, पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016 की तुलना में 2015 में अधिक बाघ कम हुए। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए 2015 में कितने बाघ, 2015 में देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले वर्ष के पीछे देखना है। तो 2015 में क्या हुआ, 2014 में कितने हुए थे, 173, और फिर कितने हुए, 156 नेक्स्ट ईयर। तो कितने बाघ बढ़े, कितने बाघ कम हुए, 17 बाघ कम हुए। ठीक है, फिर 2016 में देख लेते हैं, 2015 में कितने थे, 156, क्योंकि हम पिछले वर्ष की अपेक्षा देखना ना, पिछले वर्ष से तुलना करना है। और फिर कितने हुए नेक्स्ट साल, 140, तो इसमें कितने घट गए, इसमें कितने घट गए, इसमें घट गए 14, 156, 16। ठीक है, फिर 2017 में कितने हो गए, 140 माइनस 125, क्योंकि हमें पिछले वर्ष की अपेक्षा देखना है। तो इसमें कितना घट गए, इसमें कितने, 15। तो क्या बोला है कि पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016 की तुलना में 2015 में अधिक कम हुए, अधिक बाघ कम हुए, किसमें हुए, 17 बाघ कम हुए, किसमें, 2015 में। तो अब ये मतलब पिछले वर्ष के सापेक्ष कम हुए बाघों की संख्या कितनी हो गई, 17 हुई। किस वर्ष हुए, 21 वर्ष हुए, ऑप्शन नंबर, क्योंकि 2016 में हुए, 2016 पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016 की तुलना में 2015 में सबसे अधिक बाघ कम है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो गया, क्योंकि पिछले वर्ष के सापेक्ष पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखिए, गलत होने के चांस ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करीम फूल खरीदने गया और उसने 2 रुपये के 4 सिक्के हैं। ठीक है, देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है, इस तरह के क्वेश्चनों में क्या होता है कि जैसे जैसे क्वेश्चन आपसे बोलता जाए, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। ठीक है, करीम फूल खरीदने गया, उसमें 2 रुपये के 4 सिक्के हैं। ठीक है, तो 2 रुपये के 4 सिक्के आप पहले लिख लीजिए, कितने रुपये हो गए, उसमें 8 रुपये हो गए। फिर 20 रुपये के, फिर क्या बोला, 20 के 2 नोट हैं, मतलब 20 रुपये कितने नोट हैं, 2 नोट है, तो कितने रुपये हो गए, ये 40 रुपये हो गए। ठीक है, और 100 के 3 नोट, 100 के कितने नोट हैं, 3 नोट हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 100 3 300 रुपये। ठीक है, यदि फूलों का मूल्य 335 रुपये है, तो टोटल मूल्य कितना हो गया, 8, 40 और 48 को अगर ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 348 रुपये हो गया। ठीक है, और यदि फूलों का मूल्य कितना है, 335 है, कितना है, 335 है, तो उसे कितनी राशि वापस मिलेगी, कितनी राशि वापस मिलेगी, 48 15 कितना, 13 रुपये क्या है, उसको वापस मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक विषमबाहु त्रिभुज में होती हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को मैं आपको पहले भी कितनी बार बता चुका हूँ। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज देख रहे हैं तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल रहे होंगे। ठीक है, तो क्या बोलता है, एक विषम बाहु त्रिभुज में होती हैं, क्या होती हैं, 3 समान भुजाएं होती हैं, 2 समान भुजाएं होती हैं, 3 असमान भुजाएं होती हैं और 2 समान कोण होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा आपसे, विषम बाहु त्रिभुज पूछा है। तो विषम बाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो गया। एक विषम बाहु त्रिभुज बनाएंगे, ऐसे कोई त्रिभुज हो गया, देखिए यहाँ पे त्रिभुज चिन्ह बना, यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज हो जाएगा, तो तीनों भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि एक ट्रेन टिकट काउंटर पर कुछ व्यक्ति लाइन में खड़े हैं। ठीक है, अमीना का स्थान दोनों ओर से 14वां है, दोनों ओर से 14वां है। इस लाइन में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं। देखिए ये क्या, एक लाइन हो गई, यहाँ पे क्या खड़ी है, अमीना खड़ी है, तो इधर से भी इसका कौन सा स्थान है, 14 है, और इधर से भी स्थान से क्या है, 14 है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल 28 लोग हो गए। मतलब इस हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि टोटल कितने हो गए, 28 लोग हो गए।
टोटल कितने हो गए? टोटल 28 लोग हो गए। तो अमीना का स्थान कितना था? 14 था। ये 14 किधर से? दोनों तरफ से थी। तो 28 लोग में 28 तो हो गए, लेकिन अमीना क्या 2 बार गिनी गई ना, लेफ्ट से भी 2 बार गिनी गई और राइट से भी 2 बार गिनी गई। तो एक घटा दीजिए, कितना आ गया आपका? आपका आ गया 27। ठीक है, तो आपको 27 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालिनी ऐसी माला बनाना चाहती है जिसमें से प्रत्येक में 18 सीपियाँ हों। उसमें 20 सीपियाँ इकट्ठी की 20 सीपियाँ इकट्ठी की, जिसमें से 3 सीपियाँ टूट गई। ठीक है, देखिए उसके पास टोटल कितनी सीपियाँ थी? 200 सीपियाँ थी। 3 सीपियाँ टूट गई तो कितनी बची? 197 बची। ठीक है, तो दी गई परिस्थिति में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? उसे कितनी माला बनानी? प्रत्येक में 18 सीपियाँ आनी है। ठीक है, तो कितनी मालाएं बन सकती हैं कि कथन के हिसाब से? तो देखिए 18 का भाग दे दीजिए 197 में, कितना आ जाएगा? 18 कम 18 और अब कितना बचा? अब 17 बचा, क्योंकि आप 197 में 18 का भाग देंगे कितना बचेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 197 में आप 18 का भाग दीजिए, क्योंकि एक माला कितनी सीपी लगनी है? 18 सीपी लगनी है। तो कितना आ जाएगा? 18 ये 17, कितनी माला बनेगी? देखिए अगर यहाँ पे एक सीपी और आ जाए तो कितना हो जाएगी? 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी माला बन जाएगी? 11 माला बन जाएगी। तो कथन क्या कहता है? मालिनी सीपियों से 11 मालाएं बना सकती हैं। मालिनी सीपियों से 11 मालाएं बना सकती हैं। अभी तो नहीं बना सकती, क्यों? क्योंकि उसके लिए क्या, उसकी एक सीपी चाहिए। क्योंकि 18 का भाग 197 में देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, और फिर शेष फल कितना हो जाएगा? 17 बचेगा। लेकिन 17 सीपी शेष है। अगर इसमें एक सीपी और ऐड हो जाए तो कितनी माला बन जाएगी? 11 माला बन जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या कहते हैं? मान लो कि 11 माला बनाने के लिए एक सीपी की और आ सकता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि अगर एक यहाँ पे 98 हो जाए तो इससे पूरा भाग 11 से चला जाएगा 11 तक में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक त्रिभुजाकार पिरामिड के नेट में कितनी त्रिभुजाकार फलक होते हैं? ठीक है, मतलब कितने त्रिभुजाकार फलक होते हैं। ये क्या हो गया? एक कोई क्या हो गया? पिरामिड हो गया। ठीक है, कौन सा? ये एक क्या हो गया? पिरामिड हो गया। ये आपका क्या हो गया? पिरामिड हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि कितने त्रिभुजाकार फलक होते हैं। तो एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये पूरा क्या हो गया? ये 4 हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वासु के पास एक बाल्टी थी। ठीक है, एक बाल्टी थी जिसमें 37 से 1/4 लीटर दूध आ सकता है। वह उससे 250 मिलीलीटर की छोटी बोतलें भरकर बाजार में दूध बेचना चाहता था। वह इस दूध से कितनी छोटी बोतलें भर सकता है? ठीक है, क्या बोल रहा है कि वह इस से कितनी छोटी बोतलें भर सकता है। ठीक है, अब देखिए टोटल बाल्टी कुल क्षमता कितनी है, मतलब जिसमें दूध आ सकता है? 37 से 1/4 लीटर है। ठीक है, 37 सही 1/4 लीटर को आप वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। 37 लीटर सही 1/4 लीटर क्या लिख सकते हैं? तो हमें पहले इसको, जो लीटर में दूध दिया गया है, इसको पहले किसमें बनाना? मिलीलीटर, क्योंकि उसमें मिलीलीटर की धारता उसके पास है। तो 37 से 1/4 क्या लिख सकते हो? 7 चौके 28 की 8 हासिल आई 2, और 7 के 4 3 12, 12 2 14, 148 + 1/4 लीटर। इसको क्या लिख सकते हैं? 149/4। क्योंकि लीटर में है तो 1000 गुणा कर दीजिए तो कितने में जाएगा? मिलीलीटर में बदल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो क्या जाएगा? ये 14,9,000/4। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? मिली लीटर हो जाएगा। ठीक है, और 4 का क्या भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा? 4 3 12, फिर 4 7 28, 4 दूनी 8, और 4 5 20, 0। इतने क्या आ गया? ये क्या आ जाएगा? मिली लीटर आ गया।
ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 250 मिलीलीटर की छोटी बोतलें भर कर बाजार में दूध बेचना है। तो देखिए ये अपना क्या आ गया, ये टोटल दूध आ गया, इतने मिलीलीटर अपने पास दूध है। और कितने की छोटी बोतल बना रहा है वो, 250 मिलीलीटर की। बस इसमें भाग दे दीजिए, आपको आंसर सही हो जाएगा। बस 25 का भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 25 से कम 25 बचा कितना, 12, 25 चौको 100 और कितना बचा 12 और 5 नीचे हो जाए तो 25, 25 नहीं 125। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 100, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 149। आपका ऑप्शन नंबर किस में 149 दिया, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अक्षर एच में सममित रेखाओं की संख्याएं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो देखते हैं अच्छा अक्षर एच में कितनी सममित रेखाएं हैं। ये क्या होगा आपका, एच हो गया, कितनी सममित रेखाएं मतलब जिसको दो बराबर भागों में बांटती है, 2 सममित रेखाएं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 3 मित्र 24 घंटे की घड़ी का समय 12 घंटे की घड़ी के समय में निम्न प्रकार बदलते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों के नाम क्या क्या हैं, ये हैं चिंकू, बिट्टू और पिंकी। देखिए 24 घंटे का जब समय मोबाइल लगाते हैं तो 11 बजे तो 23:45 क्या लिखते हैं, मतलब 24 घंटे की घड़ी और 12 घंटे की घड़ी में हम समय को क्या क्या लिखते हैं। तो चिंकू 23:45 को क्या बताता है, 11:45 बताता है PM, बिल्कुल सही है। बिट्टू 16:30 को क्या बताता है, 4:30 AM बताता है, ये गलत है क्योंकि 16:30 मतलब किस क्या समय होता है, दोपहर का समय होता है, जो शाम का समय जो दोपहर के 12 बजे बाद आता है। ठीक है, और लेकिन यहाँ क्या लिखा है, AM लिखा हुआ है, तो ऑप्शन आपका गलत हो गया, मतलब बिट्टू ने गलत टाइम बताया। पिंकी क्या बोलती है, 19:28 को क्या लिखती है, 7:28 PM, बिल्कुल सही। तो मतलब चिंकू तो मतलब कौन सही बता रहा है सिर्फ, तो ये मतलब चीकू और पिंकी क्या सही बता रहे हैं, तो गलत कौन बता रहा है, बिट्टू बता रहा है। तो क्या पूछा है, तो किसने समय गलत वजह किया, तो केवल बिट्टू ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है कि सौरभ अपना घर बदल रहा है। उसने अपना सामान एक घोड़ा गाड़ी में रखा जो 300 किलोमीटर से अधिक भार नहीं उठा सकता। उसमें निम्नलिखित भार को घोड़ा गाड़ी में रखा। ठीक है, कितना है, रखी गई वस्तु और भार इतना हो गया। ठीक है, तो इतना टोटल भार हो गया, तो किस वस्तु को हटाया जाए जिससे भार 300 किलोग्राम के बराबर रहे। उसको मतलब अब किस भार को हटा देना चाहिए कि घोड़ा गाड़ी का भार 300 किलोग्राम के बराबर रहे। ठीक है, देखिए सभी को ऐड करिए तो 150, 55, 68, 75 और 20। ठीक है, तो आप सभी को ऐड करिए, कितना आ गया, 150 में 55 का कितना हो गया, 150, 200, 205, 205, 205, 75 तो 280, 280, 300, 368, कितना हो गया, 368 टोटल हो गया। ठीक है, तो क्या बोला है, किस वस्तु को हटाया जाए जिससे कि भार 300 किलोग्राम हो जाए। तो सीधा सिंपल आप 68 को हटा दीजिए, तो मतलब किसी को अलमारी को हटा दें तो भार कितना हो जाएगा, 68 को हटा दीजिए कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किसी अलमारी का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनम की पानी की बोतल में 1 लीटर पानी आता है। ठीक है, आता है, उसमें 275 मिलीलीटर पानी पिया है, कितना पिया, 275। ठीक है, 1 लीटर पानी कितना आता है, मतलब 1000 लीटर आता है, मतलब 1000 मिलीलीटर आता है। ठीक है, फिर उसकी दोस्त नैना ने 250 मिलीलीटर पिया, तो टोटल कितना पिए लोग, 5, 7, 12, 2 हासिल 2, 2, 4, 1, 5, 525 मिलीलीटर पानी इन्होंने पी लिया। ठीक है, अब बोतल में कितना पानी बचा, 1000 लीटर था, अब पी कितना लिया, 525। अब दोनों क्या करिए, माइनस कर दीजिए, तो 525 में आप 1000 माइनस करेंगे कितना बचेगा आपको, 475 मिलीलीटर पानी बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें क्या पूछा है कि ज्यामिति, मैंने जो वैन हेली का कुछ ज्यामिति बताया था, उसकी महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन कौन सी है, ये आपको देखना है। तो उसमें क्या था, दृश्यीकरण था, और क्या था, दृश्यीकरण था और रूपांतरण था। क्या क्या था, दृश्यीकरण और रूपांतरण। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो गया। देखिए ज्यामितीय आकृति को
देखकर समझना और उनका परस्पर रूपांतरित करना ज्यामितीय समस्याओं को हल करने की क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दृश्यता और रूपांतर क्या होता है, ज्यामितीय की क्या होता है, महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3 देखिए आपका सही हो जाएगा, मतलब तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले द्वारा दिया गया ज्यामितीय विवेचन के स्तरों की विशेषताओं का लक्षण नहीं है। चलिए देखते हैं। तो इसमें देखें वैन हेले हर एग्जाम में आया है। अगर हम प्रीवियस के क्वेश्चन से देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि वैन हेले आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है वैन हेले का, पहला बोला है अनुभव आश्रित, दूसरा बोला है विकासात्मक, तीसरा बोला अनुक्रमिक और चौथा होता है आयु आश्रित। देखिए जो वैन हेले की ज्यामितीय विवेचन के लक्षण हैं उसमें से आयु आश्रित लक्षण नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये वैन हेले की ज्यामितीय संरचना में आयु आश्रित सम्मिलित नहीं किया गया है। देखिए वैन हेले के अनुसार शून्य स्तर पर होगा। वैन हेले में क्या होगा शून्य स्तर पर, देखिए वैन हेले की जो ज्योमेट्री है उसको 5 चरणों वाली एक विधि है, जिसमें पहला चरण को किसमें पहले चरण क्या कहा गया, 0 स्तर किया गया, जिसमें क्या होता है जिसमें विचारधारा के 5 स्तर बताए गए। पहला स्तर किसका होता है, 0 स्तर होता है, कि जिसके आधार पर क्या होता है आकृतियों का वर्णन करना हो और उसको क्या होता है छाटना होता है। मैंने आपको ये हर पेपर में इसका डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है, तो चलिए एक बार और बताता हूँ। तो 0 स्तर में क्या रहता है कि इसके आधार पर आकृतियों का वर्णन और करना होता है और छाटना होता है। ठीक है, 0 स्तर पर। एक स्तर पर क्या होता है, इसमें छात्र क्या होता है ज्यामितीय आंकड़ों के गुणों का विश्लेषण और नामकरण शुरू करते हैं। ठीक है ना, मतलब उनका विश्लेषण और उनका नाम देते हैं। ठीक है, दूसरा स्तर क्या बोलता है कि इसमें क्या होता है गुणों और आंकड़ों के बीच के संबंध को समझना और सार्थक परिभाषाएं बनाना होता है। जैसे अमूर्त होते हैं सब संबंध परक अनौपचारिक निगमन, इसको भी क्या बोलते हैं अनौपचारिक निगमन। स्तर 3 क्या कहता है, इस स्तर पश्चात क्या होता है ज्यामितीय प्रमाण प्रदान कर सकते हैं और आवश्यक और पर्याप्त स्थितियों के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं। इसे आप क्या बोल सकते हैं औपचारिक निगमन। ये क्या था अनौपचारिक था और ये था औपचारिक, ये अनौपचारिक था और ये औपचारिक। ठीक है, और चौथा स्तर जो और अंतिम स्तर क्या है पांचवा, कि यह एक अंतिम स्तर है जहाँ क्या होता है कि ज्यामिति को गणित के रूप में समझा जाता है। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके 5 स्तर हो गए। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डिन्स ब्लॉक के उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती। देखिए डिन्स ब्लॉक के द्वारा कौन सी क्या नहीं पढ़ाई जा सकती। देखिए डिन्स ब्लॉक के अनुसार की सहायता से क्या गणितीय संक्रियाओं को पढ़ाया जा सकता है, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग तथा स्थानीय मान। लेकिन प्रायिकता की अवधारणा डिन्स का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती। ठीक है, तो डिन्स के बारे में भी आपको बता चुका हूँ, तो इसलिए क्या होगा ये प्रायिकता नहीं पढ़ाई जा सकती। बाकी इसमें क्या डिन्स के द्वारा क्या पढ़ा जा सकता है, जोड़ घटाना गुणा भाग और जो क्या होता है स्थानीय मान, और क्या होता है स्थानीय मान, लेकिन प्रायिकता नहीं पढ़ाई जा सकती। ठीक है, स्थानीय मान योग और एक अंक वाली संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में पूर्व संख्या प्री मेंबर की अवधारणा के निर्माण से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं कि प्री नंबर की अवधारणा से कौन सा संबंधित है, एक ही संगति, पदाक्रमिक समावेश और माप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो एक ही संगति और पदाक्रमिक समावेश बच्चों में पूर्ण संख्या की अवधारणा के निर्माण से संबंधित होता है। और ठीक है, तो कौन सा होता है एक और पदानुक्रमिक होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3, ऑप्शन नंबर 1 और 3 किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है।
लेकिन क्या होता है कि माप एक गणितीय प्रक्रिया है जिसमें किसी आकृति या मात्रा की माप की जाती है। ठीक है, तो पूर्व संख्या किसमें आएगी? एक है कि संगति और पदानुक्रमिक समावेश में। माप क्या है? माप एक गणितीय प्रक्रिया है। वो क्या है? वो बच्चों के प्री नंबर की अवधारणा नहीं है, पूर्व संख्या की अवधारणा मापन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। गणित में कक्षा आधारित आकलन को पहला क्या बोलता है? सभी विद्यार्थियों के अद्वितीय गुणों, अनुभवों एवं कुशलता को ध्यान रखना और सम्मान करना चाहिए। दूसरा बोलता है गणितीय निर्देशों से भिन्न एकाग्रचित पृथक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम अलग अलग तरह से बच्चों को के सामने किसी भी विषय वस्तु को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। तीसरा क्या बोलता है? विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया के बारे में प्रकट हो रहा है उसे प्रतिबिंबित करना। विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो प्रकट हो रहा है उसे प्रतिबिंबित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 1 सही है। देखिए क्या होता है कि कथन जो अपना 1 और 3 क्या कर दोनों अनुसरण करते हैं। कैसे? कि क्या होता है कि गणित में कक्षा आधारित आकलन को सभी विद्यार्थियों के अद्वितीय गुणों, अनुभवों एवं कुशलताओं को ध्यान रखना और सम्मान करना चाहिए तथा उनकी चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो प्रकट हो रहा है उसे प्रतिबिंबित करना चाहिए। इससे बच्चों के तार्किक गुणों में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 और 2। चलिए सॉरी 1 और 3, 1 और 3 यहाँ पे 1 और क्या होगा? 1 और 3 आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही है? ठीक है, प्रकृति के बारे में सही है। पहले क्या बोलता है? गणित को विज्ञान के प्रतिमानों पैटर्नों की तरह समझा जा सकता है। दूसरा बोलता है पहला क्या बोलता है? गणित को विज्ञान के प्रतिमानों मतलब पैटर्न की तरह समझा जा सकता है। ये सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोलता है? गणित अमूर्त विचारों में संबंधित संबंधों का अन्वेषण करता है। बिल्कुल अनुसरण करता है अमूर्त विचारों का। क्यों? क्योंकि मैंने अपने वैन हेले में बताया कि तीसरे स्तर में क्योंकि अमूर्त चिंतन करता है। ठीक है। तीसरा क्या बोलता है कि क्योंकि गणित तर्कशास्त्र पर आधारित है, इसलिए गणित में रचनात्मकता के लिए बहुत ही सीमित स्थान है। ये ऑप्शन क्या है? गलत हो गया, क्योंकि कोई इसके लिए सीमित स्थान नहीं। ठीक है। क्या होता है जो अपना कथन 1 और 2 है, क्या है? बोला है कि गणित विज्ञान के प्रतिमानों की तरह समझा जा सकता है और गणित अमूर्त विचारों से संबंधित संबंधों का अन्वेषण करता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए गणित की क्या होता है? पैटर्न की तरह समझा जा सकता है और यह अमूर्त विचार संबंधित संबंधों का अन्वेषण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या पूछा? विधि नहीं हो सकती। पहला बोलता है परियोजना, दूसरा बोलता है प्रश्नोत्तरी, तीसरा बोलता है दैनिकी विवरण और चौथा बोलता है सत्र अंत परीक्षा। देखिए इसमें क्या होता है, गणितीय रचनात्मक आकलन में की परियोजना, प्रश्नोत्तरी और दैनिक विवरण ये क्या है? रचनात्मक आकलन की विधि में सम्मिलित है, लेकिन अपना जो सत्र अंत परीक्षा जो है ये गणितीय रचनात्मक आकलन की विधि में नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए क्या दिया होगा, कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों ने कहा कि 360 प्लस 55 बराबर इक्वल टू 315 कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं को सुदृढ़ करना इस त्रुटि को सुधारने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, देखिए आप जो इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा आपका? 5 11 के एक हासिल आएगी 415 आएगा, लेकिन आपको दिया कितना है? 3115। तो ये कैसी अवधारणा है? जो जोड़ मतलब योग के पुनः समूहीकरण में क्या होगा? ये सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसमें क्या होता है कि जो इसमें जो त्रुटि को सुधारने के लिए जोड़ने के समय पुनः समूहीकरण की अवधारणा सर्वाधिक उपयुक्त होगी। इसमें सर्वाधिक उपयुक्त कौन होगी? योग के पुनः समूहीकरण से। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि गणित में त्रुटियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, इसमें हमको देखना है कि कौन सा सही है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, यदि गणित में एक छात्र बहुत सारी त्रुटियां कर रहा है तो इसका अर्थ है कि उसे गणित करने की क्षमता का अभाव। बिल्कुल गलत। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो त्रुटियां कर रहा है तो उसमें गणित की सीखने की का अभाव, वो सीखना नहीं चाहता या वो सीख नहीं सकता। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहीं से गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर जिसमें होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे। पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, ठीक है, पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया और आपका चौथा भी गलत हो गया। तो इस तरह तो आपका तीसरा राइट आंसर हो गया, आपको और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस तरह भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। पर हम फिर भी क्वेश्चन ऑप्शन को देख के पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, त्रुटियां गणित की भ्रांतियों के बारे में अंतर्दृष्टि देती है। ठीक है, बिल्कुल देती है। और तीसरा क्या बोलता है कि शिक्षक को छात्रों को ऐसे पर्याप्त रूप से चुनौती कर देना चाहिए जिससे उनकी त्रुटियां होने की संभावना हो। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर मतलब ऑप्शन 2 और 3 सही है। ये किस में आता है, 3 नंबर में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। क्या होता है कि जॉर्ज पोली के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित में समस्या समाधान को न्यूनतम संबंधित है। समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है। चलिए देखते हैं क्या होता है। जॉर्ज पोली के अनुसार समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना गणित में समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है। जबकि समस्या को समझना, समस्या को हल करने के लिए योजना बनाना तथा उत्तर की व्याख्या करना गणित में समस्या समाधान से अधिक संबंधित है। ठीक है, तो जॉर्ज पोली के अनुसार क्या न्यूनतम संबंधित कौन सा है, जो क्या समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना। ठीक है, ये क्या है, ये न्यूनतम संबंधित है। इसमें क्या होता है, समस्या को सोचना बिल्कुल सही, समस्या को हल करने के लिए योजना रणनीति बनाना बिल्कुल सही, उत्तर की व्याख्या करना बिल्कुल सही, और समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना, ये क्या होता है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्यों, क्या बोलते हैं, न्यूनतम संबंधित पूछा है और ये पहला, दूसरा और चौथा क्या है, ये अधिकतम संबंधित है। लेकिन न्यूनतम संबंधित क्या है कि हम प्रत्यक्ष हल खोजते हैं। ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। क्योंकि मैं जो मैथ पेडागॉजिक सीरीज लेके चल रहा हूँ तो ये हमारा 19 वीडियो मैं आपको बना चुका हूँ, मतलब लगभग हमारे 19 पेपर हो चुके हैं। और इसके बाद मैं सारी वीडियो लेके आऊँगा जो कि आपको 2011 से 2024 के बीच में प्रश्न आए हुए हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए, अपना पैर जाते रहिए। और आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको आपको अच्छे से समझाने का और अच्छे से प्रयास करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।